आज ज़रा बात करते हैं एक बड़े ऐसे इशू पे जो मुझे लगता है कि टाइमली है भी एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं, अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, आपको शदीद एक इस तरह भी सूरत हाल लगेगी। किसी भी ग्रुप में मैं देखती हूँ कॉन्वर्सेशंस कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलो आओ कुछ नया बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, ऐसा नहीं। हर इंसान की शक्ल पे एक स्ट्रेस, एक थकन नज़र आ रही है। और दिस सीम्स टू बी अ वेरी वियर्ड टाइम। मुझे लगता है कि कोविड में भी ऐसी इतनी बदहाली नहीं थी, इतनी होपलेसनेस नहीं थी, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया सीम्स टू बी गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डार्क फेज़। तो अहम यह है कि हम इंडिविजुअली और ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ का जो मेंटल हेल्थ है और उनकी जो जहनी कैफियत है उसको मस्बत सिमत में कैसे ले जा सकते हैं। अगर आप इतने बोझ के साथ बोझल महसूस कर रहे हैं तो भी यकीनन आपके घर में मौजूद बुज़ुर्ग या बच्चे आपसे कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हाउ कैन यू हेल्प अदर्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ। वी आर गोइंग टू बिगिन विद दैट। और कई दफ़ा जब ऐसी नाचाकियाँ या अपने आप को हैंडल ना कर पाना आपके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा हो, मिसाल के तौर पे इट इज़ रिजल्टिंग इन फॉर्म्स ऑफ इमोशनल अब्यूज़ और डोमेस्टिक अब्यूज़ इन योर हाउस, तब आप किस तरह इस इज़्तिराब को, इस पैनिक को, इस एंजाइटी को कंट्रोल करें। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट है जी एंजाइटी और ये इज़्तिराबी की कैफियत, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन हम या तो इसका शिकार हैं या इसमें ट्रिगर होना हमारे लिए बड़ा आसान है। कुछ ज़रा सी बात हमें फ़ौरी तौर पे अनहिंज कर देती है, गुस्से में ले आती है और हम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारे सिग्नल्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। अब करना क्या है वो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट से मालूम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी महरीन खालिद, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच महरीन फॉर बीइंग है। हमारे साथ मदीहा सुमरो मौजूद हैं, जो कि एंजाइटी और रिलेशनशिप कोच हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। समाविया सज्जाद हमारे साथ हैं, जो कि एक लॉयर और ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिशनर हैं। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर महरीन मैं आपसे शुरुआत करूँ, एंड आई वांट टू कीप इट फॉर माई सेल्फ। मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जैसे अभी स्लीप डिसऑर्डर में हम बात कर रहे थे, हमें ज़रा सी बात भी ऐसा लगता है कि वो आपको उकसा रही है और आपको उसको फ़ाइट बैक करना है। क्या ये एक बहुत बड़ा साइन होता है एंजाइटी का? व्हेन आई फील दैट आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ, व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ, इज़ दिस अ साइन ऑफ एंजाइटी? सिद्रा, मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी। आपने जैसे बात की कि नींद पूरी नहीं हुई, कोई भी बेसिक आपकी ऐसी लाइफ की ज़रूरियात हैं, हम सब की, खाना पीना, सोना, सोशल सपोर्ट का हासिल होना, अपने आप को टाइम देना, किसी भी ऐसी चीज़ में अगर मसाइल आ रहे होते हैं या फिर हम अपनी वो सेल्फ़ केयर नहीं कर रहे, जिसमें नींद, भूख, सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे इमोशंस को अंदर जो है वो जगा रही होती है। बहुत सारे इमोशंस हमारे सामने आ रहे होते हैं। असल में होता क्या है, वो इमोशंस हमारे अंदर मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि नींद का ना होना या फिर खाना ना खाना उस चीज़ को पैदा कर रहा है। वो इमोशन मेरे अंदर मौजूद है, बट वो चीज़ जो मैं अपनी सेल्फ़ केयर नहीं कर रही, वो उसकी वजह से ट्रिगर हो जाएगा, जो मुख्तलिफ़ तरह से फिर सामने आ रहा होता है और मुख्तलिफ़ तरह से हमारे रवैयों में दिख रहा होता है, जो कि रिलेशनशिप्स को भी फिर इम्पेक्ट कर रहा होता है, हमारी पर्सनल लाइफ को भी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इसको कैसे देखती हैं मदीहा की? हाउ डज़ एंजाइटी प्ले आउट इन रिलेशनशिप? हर इंसान की इस वक्त बहुत सारी मसरूफियात हैं, ख्वाहिशात हैं, स्ट्रेसेस हैं। इन रिलेशनशिप हाउ डज़ इट प्ले आउट? अच्छा, एंजाइटी का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप्स पे, क्योंकि ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक्सेसिव वरी है। तो अगर आप अपने साथ खुश नहीं रह पा रहे होते तो आप अपने पार्टनर या फैमिली या डिफरेंट रिलेशनशिप, इवन आप वर्क प्लेस पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो आप जितने लोगों से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप ट्रिगर हो रहे होते हो और आपके अंदर से नेगेटिव आउटबर्स्ट आ रहे होते हैं। तो ये हर एरिया ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है, सिर्फ रिलेशनशिप्स को नहीं, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, आपकी हेल्थ, इवन आपकी स्पिरिचुअलिटी भी ख़राब होना शुरू हो जाती है अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो। अच्छा, एक चीज़ क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, अब अगर वो बढ़ता जाए तो फिर वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट वन डे थिंग। आई वांटेड टू, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर आप मदिया, कि हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन, के देखें लोग अगर आप बुज़ुर्गों से बात करें वो कहेंगे कि हर एक के ऊपर स्ट्रेसेस हैं, मुश्किलात हमने भी फेस किए, चैलेंजेस हमारी लाइफ में भी थे। एंजाइटी और स्ट्रेस्ड होने में क्या डिफरेंस है? एक चीज़ होती है स्ट्रेस, जो कि नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है,
अब अगर वो स्ट्रेस एक्यूट है तो वो नॉर्मल है और वो हर किसी की लाइफ में आता है। आपने सिर्फ लर्न करना है कि कैसे फाइट करना है, वो एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अब अगर वही स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है लाइक 2 to 3 मंथ्स, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है, और अगर वो 6 मंथ्स तक प्रोलॉन्ग करता है तो वो एनजाइटी बन जाता है। और एनजाइटी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक जनरलाइज्ड होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, 6-7। तो इसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि एक टर्म है जो कि एनजाइटी सबको हो रही है। किसी को सोशल एनजाइटी होती है, किसी को पैनिक अटैक्स होते हैं, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो, और ये स्टार्ट किस तरह से होती है, नेगेटिव थिंकिंग से। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें क्योंकि यू गाइज आर दी एक्सपर्ट्स इन दैट, लेकिन मैं लेके आना चाही थी इसमें एक क्विक एंगल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज़ एज वेल। समाविया, ये मैं सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि यू नो इफ़ दिस एनजाइटी इवेंचुअली टेक्स पीपल टू बिकम अब्यूसिव, और ये घर में कोई भी हो सकता है, घर का कोई मर्द हो सकता है, कोई खातून हो सकती है हु इज़ बीइंग पैसिव अग्रेसिव एंड इमोशनली अब्यूसिव, कोई मर्द हो सकता है जो यू नो फिज़िकली और वायलेंटली अब्यूसिव है, तो लॉ हमें किस तरह सपोर्ट करता है? हाउ, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट समबडी नीड्स टू डू? अच्छा सिद्रा, इसमें जो हमने मोस्टली पैटर्न नोटिस की है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही हो या किसी भी तरह के स्पेशली फैमिली यूनिट में इश्यूज आते हैं, उसमें 1 और मोर मेंबर्स को या एंजाइटी ट्रेसेस होते हैं या एंजाइटी एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं। अब ये कभी कभी लॉन्ग टर्म निकलती है, कभी कभी शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल समटाइम्स उनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज ऐसे होते हैं विच रिजल्ट इन द फैक्ट कि वो इवेंचुअली अब्यूजिव पार्टनर्स बन जाते हैं, अब्यूजिव पेरेंट्स बन जाते हैं। नाउ वी डोंट हैव एनी डिस्टिंक्शन इन लॉ लाइक दैट कि क्योंकि इसे एंजाइटी है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, सो वील हैव दैट लीनियंट पनिशमेंट फॉर देम। यस, जो हमारे कोर्ट्स हैं और जो हमारे लॉज है उस बंदे को साइकोलॉजिकल हेल्प जरूर देते हैं, बट एट द सेम टाइम दैट पर्सन विल हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस का होता है। बट अंडरलाइंग इशू कहीं ना कहीं इस तरह के फैमिली यूनिट डिस्टर्बेंस में मेंटल इशू का ही निकलता है, मोस्टली दैट इज एंजाइटी। अच्छा, मुझे ये बताएं समाविया कि हमारी कोर्ट्स रिकग्नाइज़ करती हैं फ़िज़िकल एज़ वेल एज़ इमोशनल अब्यूज़ को। सवाल ये मेरा है आपसे बहैसियत एक लॉयर के, अगर आपके क्लाइंट इमोशनल अब्यूज़ की विक्टिम है, आप इसको कोर्ट्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं एंड हाउ कैन दिस बी प्रूव्ड? आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि ये तो बड़ा ट्रिकी है कि अगर किसी का एक वॉलेटाइल यू नो बिहेवियर है भी, हाउ कैन इमोशनल अब्यूज़ बी प्रूव्ड इन कोर्ट? या सो इससे ये होता है कि पहले जो हमारे अब्यूज की डेफिनेशन होती थी उसमें सिर्फ फिजिकल अब्यूज आती थी। फिजिकल अब्यूज भी वो आती थी जो आपको खुदा ना खास्ता किसी के अगर बॉडीली आपको ब्रूजेस ही नजर आते होते थे। इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ लॉ वो अब उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया आपकी मेंटल अब्यूज भी। अब मेंटल अब्यूज प्रूव किस तरीके से होती है? देयर आर सर्टेन पैटर्न्स। यूजुअली एक टॉक्सिक पार्टनर होगा, वो आप देखेंगे यूजुअली जो बंदा है पहले दैट पर्सन वुड बी मच हैप्पियर पर्सन एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द अब्यूज आप उसकी देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, या यू विल सी कि उसका कहीं पे ध्यान नहीं लग रहा। लाइक यू मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन, वो बंदा अपने एवरीडे टास्क उस तरह से पूरे नहीं कर सक रहा होगा। यस, इट इज वेरी ट्रिकी, बट हमारे have a soft corner towards it and they are more willing to see the everyday life pattern कि उस बंदे के कितने disturb हुए and they take वो कोई isolated incident में नहीं उस ले रहे होते, they take the series के क्या क्या experience करता आया है and because of that ये impact पड़ा है, तो there has to be some traces of emotional abuse and then psychologist and clinical evidence plays a huge part in this। एक बंदा for example अगर हम शादी की बात करें, शादी से पहले बिल्कुल सही था, either could be a male or female, और शादी के बाद एकदम से उसमें आपको चेंजेस नजर आए, उसमें एंजाइटी बिल्ड हुई है, तो डेफिनेटली इट विल हैव टू डू समथिंग विद द इमोशनल अब्यूज जो एक्सपीरियंस कर रहा है आफ्टर गेटिंग इनटू द न्यू रिलेशनशिप। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग अप। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, इसके बाद हम कॉल्स भी लेंगे, बट आई विल कम बैक एंड बिगिन विद महरीन कि क्या आपको पता है कि जो शख्स एंजाइटी से गुजर रहा है उसको कभी कभार ये अंदाज़ा नहीं होता कि दे आर एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ इमोशनल अब्यूज़। वो अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेस हैंडल करने की या काम ना कर पाने की, या जैसे भी इन्होंने कभी डिसीजन मेकिंग की बात की कि मैं फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही, दे आर अनएबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि ये दे आर परहैप्स बीइंग विक्टिम्स
ऑफ इमोशनल अब्यूज़ जिसकी वजह से वो इस स्टेट पे पहुँचे हैं। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपके पास क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी एंजाइटी में एड अप कर रहे हैं, जो आपको इस मकाम पर लेके आ रहे हैं। एंजाइटी की अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट स्ट्रेस, ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन अनएबल टू हैंडल द स्ट्रेसेस। साथ साथ उनको ये भी लगता है कि किसी के साथ शेयर करना नामुमकिन है, क्योंकि उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो उनके मेंटोर्स से गाइड करने वाले, वो किसी यानी कई लोगों का ये कहना है कि उनके स्ट्रेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो वो हेल्प कैसे करेंगे। बहरहाल जी एक कॉल लेते हैं। लेट्स फर्स्ट स्पीक टू द कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिदरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? फिजा, मैं फ़ायज़ा बात कर रही हूँ कराची से। काफ़ी टाइम से कॉल नहीं कर पा रही थी शो में। जी फ़ायज़ा, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के ऊपर? फिजा, मैं तो पहले ये बोलूँगी कि आज का टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी इन दोनों का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हेलो। बिल्कुल। जी जी फ़ायज़ा, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर द पैनल? जी सिद्धा, मैं आपके पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि हम अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं ये सोच के कि शायद हम अपनी टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इवेंचुअली हमें वही चीज़ें याद आती रहती हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है और एंजाइटी इतनी होती है कि हम वो चीज़ें भूल नहीं पाते हैं। तो इसका क्या हल है कि हम हर चीज़ भूलना शुरू कर दें और मूव ऑन करें? बिल्कुल सही। अ लॉट ऑफ पीपल गिव यू दी एडवाइस कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप एंशियस हैं, तो मूव ऑन, इस बात पे अटके ना रहें, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फ़ायज़ा फॉर दैट क्वेश्चन। मेहरीन, कैन आई ब्रिंग दिस वन टू यू? द एडवाइस वी टेल पीपल हाउ टू डील विद एंजाइटी, उसके लिए कहा जाता है मूव ऑन करें। ये मूव ऑन कैसे करें? अच्छा, जो कॉलर ने बात की मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आप लाइफ में किसी चीज़ में बिज़ी हो जाओ तो आप वो चीज़ भूल जाओगे। That is how we are kind of repressing or suppressing whatever is happening inside us. तो उसकी वजह से हम उसको दबाए तो जा रहे हैं, लेकिन वो हल नहीं हो रहा। जब हम बात करते हैं ना सिद्रा डील करने का मतलब है उसको पूरा किस तरह प्रोसेस करना है, फिर किस तरह उसको हल करना है। डील करना डजेंट मीन कि आप उसको दबा दो। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हम सबको यू आर राइट यही कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, काम में बिज़ी हो जाओ, जिसकी वजह से वो और शिद्दत इख्तियार करने लगता है। वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं वो इमोशंस, वो अनप्रोसेस, वो जो अनहील्ड हमारे ट्रॉमास हैं, और वो और शिद्दत इख्तियार करने लगते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको उस चीज़ को रूल आउट करना है। इफ़ यू आर वर्किंग और आप कोई और काम में आप बिज़ी हो रहे हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, आप वो बिल्कुल करें, बट एक ख़ास हिस्सा, एक ख़ास टाइम उस चीज़ के लिए रखें जिसमें आप पूछ रहे हैं उस एंग्जाइटी से, या वो जो अंदर आपके चल रहा है कि वो क्या कह रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और वो क्यों शिद्दत इख्तियार कर रहा है। आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उसको हाँ, ये जो आपने बात की है ना, ये सेल्फ़ अवेयरनेस के ज़ुमरे में भी जाती है। एंड दिस इज़ समथिंग जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। मदिया, ये अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, कई दफ़ा जो शख्स स्ट्रेस्ड है, अगर आप उससे पूछें तो वो आपको बड़े ज़ाहिरी सिम्टम्स बता रहा होगा। वो जैसे एक इंसान अगर बीमार है तो वो आपको बता सकता है कि जी उसका दिल घबरा रहा है, उसको बुखार है, उसको कहीं और पेन हो रही है, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है उससे वो अनअवेयर होता है, वो डॉक्टर ही तशख़ीस करता है उसकी। इसी तरह जो शख्स एंजाइटी में है, और ख़ास तौर पे अगर ये एंजाइटी आपके एनवायरनमेंट से आ रही है, आपके वर्क प्लेस से, या आपके पार्टनर से, या आपके पेरेंट की तरफ से, तो वो आप किस तरह अपनी अवेयरनेस में लेके आएँ? हाउ डू यू बिकम अवेयर दैट ये एंजाइटी कोई एक शख्स है जो मेरी ज़िंदगी में कॉज कर रहा है, और फिर आप उसको उसी तरह हैंडल करें? अच्छा सिद्रा, ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, बिकॉज़ हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही होती है टाइम टू टाइम, हम कैच नहीं कर रहे होते। और जैसे ही हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गैस लाइट कर रहे होते हैं कि हम अपने इमोशन को ही जज करना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे जो फ़ील हो रहा है मुझे क्यों हो रहा है। तो जो भी आपको इमोशन फ़ील हो रहा है, इमोशन गलत नहीं है, आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हो, जिस तरह एक्सप्रेस कर रहे हो, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो कभी भी अपने इमोशन को आपने जज नहीं करना, आपने स्पेस होल्ड करना है। तो जो बंदा हमें जिस तरह ट्रीट कर रहा होता है ना, हमें डीपली पता होता है अंदर कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, हम उसको जो है इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि पेन को फील करना मुश्किल होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। तो हम कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं, इसलिए हम डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाह रहे होते, उस अनप्लेजेंट इमोशन को हम डिसमिस कर देते हैं।
बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक अंग्रेज़ी में हम अक्सर जुमला सुनते हैं वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। कोई आपकी रिलेशनशिप इस तरह की हो, या तो आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फियर में रखता हो, या आपके घर में हो सकता है आपके वालिद का इतना रोब हो कि वॉकिंग ऑन एक्शेल्स का मतलब है कि उनके सामने आप एक हाई अलर्ट पे होते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ भी करें आपसे बहुत कोई गलती हो जाएगी और उस गलती की वजह से आपको डांट पड़ेगी। ये अंडरस्टैंडिंग कि ये नॉर्मल नहीं है, हाउ डू वी ब्रिंग दिस टू पीपल? सिद्रा, ये किससे हो रहा है क्वेश्चन? जी मदिया, मैं आपसे सवाल करी। अच्छा, कि आप किस लिए इस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ वो है कि आप बाउंड्रीज़ बनाते हो, कि जो भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, ये देसी फैमिलीज़ में बाउंड्रीज़ बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बट आपको स्टैंड लेना पड़ता है, बिकॉज आपकी फिर फिज़िकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, सिर्फ मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं हो रही होती। फिर आप देखते हो कि कम्युनिकेट किस तरह करना है। अगर आपको अनसेफ आपके पेरेंट्स फील करवा रहे हैं तो आपने उनके मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड को भी अंडरस्टैंड करना है, अपने मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड को भी सामने रखना है, और आपने एक मिडिल ग्राउंड निकालना है जहाँ पे बात हो सके। अब अगर यहाँ पे ये वर्क प्लेस पे ये चीज़ हो रही है तो वहाँ पे भी आपने कम्युनिकेट करना होता है, तो कम्युनिकेशन का बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है इस चीज़ के अंदर कि आप किस तरह अपनी बात रख रहे हो, और बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बाउंड्रीज से ही रिलेटेड एक और मैंने बात करनी है। एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, बट आई वांट टू ब्रिंग दिस टू समाविया। समाविया, इसमें हमारी सोसाइटी में कुछ कन्फ्यूजन है कि पहली दफ़ा अगर अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, अ सिंगल स्लैप, यानी हम आइसोलेट करते हैं, हम फिज़िकल अब्यूज़ को भी हम कहते हैं वन स्ट्राइक, सिंगल स्लैप, एक दफ़ा थप्पड़ मार दिया है, चले नहीं कोई बात नहीं, या फिर अगर रिपीटेडली इंसिडेंट हो रहा हो या एक मेजर वायलेंट इंसिडेंट हो, which is the point where you need to put a stop? I know this sounds like an oxymoron, और इसका लोग सवाल ये देते हैं कि भाई कितना जहर आप पिएंगे जिससे पहले, जिसके बाद आप कहेंगे कि बस अब और नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन इन आवर सोसाइटी, और लोग अभी भी इस पर कन्फ्यूज़ हैं कि एक शख्स की प्रेजेंस मुझे एंशियस कर रही है, एक आध दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, क्या मुझे इस जगह पे, इस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, वहाँ से एग्ज़िट लेनी चाहिए? व्हाट इज़ योर गाइडेंस एज अ ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिशनर? I think Sidra, it's a very relevant question, क्योंकि most of the clients we get are जो बेचारे कोई continued period के लिए abuse experience कर चुके होते हैं, और अक्सर एज अ लॉयर्स हमें अपने इमोशन सेपरेट रखने होते हैं, तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि आप पहले क्यों नहीं आई। बट एज ए ह्यूमंस वी डू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कल्चर है इट डज नॉट रिकग्नाइज अब्यूज ईदर इमोशनल और फिजिकल एज सीरियसली एज करनी चाहिए। हमारा कल्चर उस नॉर्म से हमें फंसाई रखता है कि बाप और बेटा है, या बाप और बेटी है, या मियाँ बीवी है, या ऑल्टरनेटली माँ बेटा माँ बेटी है। ये रिश्ते ऐसे हैं जिनमें प्रॉबेबली कहीं ना कहीं कोई हमें बाउंड्री सेट करने से या कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने से हम लोग वो डिसरिस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें कल्चरल बैरियर बहुत ज्यादा है। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट, आई थिंक इवन अ फर्स्ट स्लैप वुड बी इनफ फॉर देम टू गो आउट देयर और वो रिपोर्ट करें अपनी डोमेस्टिक अब्यूज हेल्पलाइंस को कि मेरे साथ हुई है, और उसी वक्त फिर उनकी काउंसल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो बंदे की अलग और वाइफ की, इन केस ऑफ हस्बैंड वाइफ अगर अब्यूज हो रही है, सो दे गो आउट देयर और उनकी काउंसलिंग स्टार्ट करवा देंगे। हमारे यहाँ कुछ ऐसी अच्छा समाविया, एक कॉलर हमारे साथ। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, हमारे यहाँ जब तक बिल्कुल लीथल या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाती है अब्यूज, हम ना उसके खिलाफ स्टैंड लेना हमें कोई सिखाता है, ना हम उसे सीरियसली ले रहे होते हैं। आई थिंक यू रेज्ड वेरी वैलिड पॉइंट्स कि हमारे यहाँ कल्चरल बैरियर्स भी हैं, हम समझते हैं कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है। एक तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर से तो विक्टिम शेमिंग हो ही रही होती है, विक्टिम खुद अपने अब्यूज़र के लिए भी एट टाइम्स ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज़ बना रहा है, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम में वो गिरफ्तार हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सीमा नजम बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा जी, क्या कहेंगी? जी, मुझे ये एक बात करनी थी आपसे कि ये बताइएगा कि जो मैं बात पूछना चाह रही हूँ कि ये स्ट्रेस है या एंजाइटी है, कि अगर छोटी छोटी बात पे कोई शख्स गुस्सा हो जाता है या अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता उस सही तरह से, यानी वो बताना चाह रहा है लेकिन वो बात नहीं बता पा रहा है, उस पर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगे, वो ना सिर्फ गुस्सा इतना चीखम पुकार स्ट्रेस आउट हो जाए और समझे कि
आप ऐसे बाहर हो जाए, इसी तरह कहा जाएगा, भाई ये लफ्ज यूज किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये बताएं कि क्या ये स्ट्रेस में आता है, एंजाइटी में आता है, क्या इनको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए कि क्या किया जाए, इनको कैसे गाइड किया जाए कि भाई आप थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना चाहेंगे? जी, आप थोड़ा और बैकग्राउंड देना चाहेंगी कि इज दिस पर्सन कि ये एक टीनेजर हैं, एडल्ट हैं, कोई और मेजर लाइफ का चेंज तो नहीं हुआ, किसी ग्रीविंग पीरियड से तो नहीं गुजर रहे, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई इस तरह का बैकग्राउंड इनके बारे में बताना चाहेंगी? हाँ श्योर, मेरे ख्याल में थोड़ा रिलेशनशिप भी है कि जाहिर सी बात इनका ख़त्म हो गया है। दूसरे ये कि ये शायद बाहर थे, इसके बाद यहाँ पे आए, तो जब वो रिटायर्ड इंसान हो जाता है तो अगर अकेला बैठा होता है तो फिर अकेला ही हो जाता है। वो समझता है मैंने बैचलर्स लाइफ जो गुजारी है, तो वो अभी भी वो फैमिली लाइफ नहीं चाहते। तो अगर वो फैमिली लाइफ नहीं चाहते और फिर वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ उनको मिल भी जाए और अपनी बात को ढंग से कन्वे भी नहीं कर सकते, उस बात पर वो चीखा पुकार भी करते हैं, तो क्या इनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्या किया जाए? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सीमा जी। ये मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दिस इशू। वन पर्सन हु इज़ कॉजिंग दिस डिसरप्शन इन द फैमिली इसको हैंडल कैसे करे, क्या उसके लिए हेल्प सीख करे या नहीं। ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन अनएबल टू हैंडल द स्ट्रेसेस, साथ साथ उनको ये भी लगता है कि किसी के साथ शेयर करना नामुमकिन है, क्योंकि उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो उनके मेंटोर से गाइड करने वाले, वो किसी यानी कई लोगों का ये कहना है कि उनके स्ट्रेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो वो हेल्प कैसे करें। बहरहाल जी एक कॉल लेते हैं। लेट्स फर्स्ट स्पीक टू द कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिजरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? फिजरा, मैं फ़ायज़ा बात कर रही हूँ कराची से। काफ़ी टाइम से कॉल नहीं कर पा रही थी शो में। जी फ़ायज़ा, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के ऊपर? फिजरा, मैं तो पहले ये बोलूँगी कि आज का टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी इन दोनों का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हेलो। बिल्कुल। जी जी फ़ायज़ा, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर द पैनल? जी सिद्धा, मैं आपके पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि हम अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं ये सोच के कि शायद हम अपनी टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और इवेंचुअली हमें वही चीज़ें याद आती रहती हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है और एंजाइटी इतनी होती है कि हम वो चीज़ें भूल नहीं पाते हैं। तो इसका क्या हल है कि हम हर चीज़ भूलना शुरू कर दें और मूव ऑन करें? बिल्कुल सही। अ लॉट ऑफ पीपल गिव यू दी एडवाइस कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप एंशियस हैं, तो मूव ऑन, इस बात पे अटके ना रहें, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फ़ायज़ा फॉर दैट क्वेश्चन। मेहरीन, कैन आई ब्रिंग दिस वन टू यू? द एडवाइस वी टेल पीपल हाउ टू डील विद एंजाइटी, उसके लिए कहा जाता है मूव ऑन करें। ये मूव ऑन कैसे करें? अच्छा, जो कॉलर ने बात की मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आप लाइफ में किसी चीज़ में बिज़ी हो जाओ तो आप वो चीज़ भूल जाओगे। That is how we are kind of repressing or suppressing whatever is happening inside us. तो उसकी वजह से हम उसको दबाए तो जा रहे हैं, लेकिन वो हल नहीं हो रहा। जब हम बात करते हैं ना सिद्रा डील करने की, डील करने का मतलब है उसको पूरा किस तरह प्रोसेस करना है, फिर किस तरह उसको हल करना है। डील करना डजेंट मीन कि आप उसको दबा दो। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हम सबको यू आर राइट यही कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, काम में बिज़ी हो जाओ, जिसकी वजह से वो और शिद्दत इख्तियार करने लगता है। वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, वो इमोशंस, वो अनप्रोसेस, वो जो अनहील्ड हमारे ट्रॉमास हैं, और वो और शिद्दत इख्तियार करने लगते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको उस चीज़ को रूल आउट करना है। इफ़ यू आर वर्किंग और आप कोई और काम में आप बिज़ी हो रहे हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, आप वो बिल्कुल करें, बट एक ख़ास हिस्सा, एक ख़ास टाइम उस चीज़ के लिए रखें जिसमें आप पूछ रहे हैं उस एंग्जाइटी से, या वो जो अंदर आपके चल रहा है कि वो क्या कह रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और वो क्यों शिद्दत इख्तियार कर रहा है। आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उसको हाँ, ये जो आपने बात की है ना, ये सेल्फ़ अवेयरनेस के ज़ुमरे में भी जाती है। एंड दिस इज़ समथिंग जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। मदिया, ये अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, कई दफ़ा जो शख्स स्ट्रेस्ड है, अगर आप उससे पूछें तो वो आपको बड़े ज़ाहिरी सिम्टम्स बता रहा होगा। वो जैसे एक इंसान अगर बीमार है तो वो आपको बता सकता है कि जी उसका दिल घबरा रहा है, उसको बुखार है, उसको कहीं और पेन हो रही है, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है उससे वो अनअवेयर होता है, वो डॉक्टर ही तशख़ीस करता है उसकी। इसी तरह जो शख्स एंजाइटी
में है, और ख़ास तौर पे अगर ये एंजाइटी आपके एनवायरनमेंट से आ रही है, आपके वर्क प्लेस से या आपके पार्टनर से या आपके पेरेंट की तरफ से, तो वो आप किस तरह अपनी अवेयरनेस में लेके आएँ? हाउ डू यू बिकम अवेयर दैट ये एंजाइटी कोई एक शख्स है जो मेरी ज़िंदगी में कॉज कर रहा है, और फिर आप उसको उसी तरह हैंडल करें? अच्छा सिद्रा, ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, बिकॉज़ हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही होती है टाइम टू टाइम, हम कैच नहीं कर रहे होते। और जैसे ही हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गैस लाइट कर रहे होते हैं कि हम अपने इमोशन को ही जज करना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे जो फ़ील हो रहा है मुझे क्यों हो रहा है। तो जो भी आपको इमोशन फ़ील हो रहा है, इमोशन गलत नहीं है, आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हो, जिस तरह एक्सप्रेस कर रहे हो, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो कभी भी अपने इमोशन को आपने जज नहीं करना, आपने स्पेस होल्ड करना है। तो जो बंदा हमें जिस तरह ट्रीट कर रहा होता है ना, हमें डीपली पता होता है अंदर कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, हम उसको जो है इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि पेन को फील करना मुश्किल होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। तो हम कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं, इसलिए हम डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाह रहे होते, उस अनप्लेजेंट इमोशन को हम डिसमिस कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक अंग्रेज़ी में हम अक्सर जुमला सुनते हैं, वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। कोई आपकी रिलेशनशिप इस तरह की हो, या तो आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फियर में रखता हो, या आपके घर में हो सकता है आपके वालिद का इतना रोब हो कि वॉकिंग ऑन एक्शेल्स का मतलब है कि उनके सामने आप एक हाई अलर्ट पे होते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ भी करें आपसे बहुत कोई गलती हो जाएगी और उस गलती की वजह से आपको डांट पड़ेगी। ये अंडरस्टैंडिंग कि ये नॉर्मल नहीं है, हाउ डू वी ब्रिंग दिस टू पीपल? सिद्रा, ये किससे हो रहा है क्वेश्चन? जी, मदिया, मैं आपसे सवाल करी। अच्छा, कि आप किस लिए इस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ वो है कि आप बाउंड्रीज़ बनाते हो, कि जो भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, ये देसी फैमिलीज़ में बाउंड्रीज़ बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बट आपको स्टैंड लेना पड़ता है, बिकॉज़ आपकी फिर फिज़िकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, सिर्फ मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं हो रही होती। फिर आप देखते हो कि कम्युनिकेट किस तरह करना है। अगर आपको अनसेफ आपके पेरेंट्स फील करवा रहे हैं, तो आपने उनके मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड को भी अंडरस्टैंड करना है, अपने मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड को भी सामने रखना है, और आपने एक मिडिल ग्राउंड निकालना है जहाँ पे बात हो सके। अब अगर यहाँ पे ये वर्क प्लेस पे ये चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे भी आपने कम्युनिकेट करना होता है। तो कम्युनिकेशन का बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है इस चीज़ के अंदर, कि आप किस तरह अपनी बात रख रहे हो, और बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बाउंड्रीज से ही रिलेटेड एक और मैंने बात करनी है। एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, बट आई वांट टू ब्रिंग दिस टू समाविया। समाविया, इसमें हमारी सोसाइटी में कुछ कन्फ्यूजन है कि पहली दफ़ा अगर अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, अ सिंगल स्लैप, यानी हम आइसोलेट करते हैं, हम फिज़िकल अब्यूज़ को भी हम कहते हैं वन स्ट्राइक, सिंगल स्लैप, एक दफ़ा थप्पड़ मार दिया है, चले नहीं कोई बात नहीं, या फिर अगर रिपीटेडली इंसिडेंट हो रहा हो या एक मेजर वायलेंट इंसिडेंट हो, which is the point where you need to put a stop? I know this sounds like an oxymoron, और इसका लोग सवाल ये देते हैं कि भाई कितना जहर आप पिएंगे जिससे पहले, जिसके बाद आप कहेंगे कि बस अब और नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन इन आवर सोसाइटी, और लोग अभी भी इस पे कंफ्यूज हैं कि एक शख्स की प्रेजेंस मुझे एंशियस कर रही है, एक आध दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, क्या मुझे इस जगह पे, इस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, वहाँ से एग्जिट लेनी चाहिए? व्हाट इज़ योर गाइडेंस एज अ ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिशनर? I think Sidra, it's a very relevant question, क्योंकि most of the clients we get are जो बेचारे कोई continued period के लिए abuse experience कर चुके होते हैं, और अक्सर एज अ लॉयर्स हमें अपने इमोशंस सेपरेट रखने होते हैं। तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि आप पहले क्यों नहीं आई, बट एज ए ह्यूमंस वी डू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कल्चर है, इट डज नॉट रिकग्नाइज अब्यूज ईदर इमोशनल और फिजिकल एज सीरियसली एज करनी चाहिए। हमारा कल्चर उस नॉर्म से हमें फंसाई रखता है कि बाप और बेटा है, या बाप और बेटी है, या मियाँ बीवी है, या ऑल्टरनेटली माँ बेटा माँ बेटी है। ये रिश्ते ऐसे हैं जिनमें प्रॉबेबली कहीं ना कहीं कोई हमें बाउंड्री सेट करने से या कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने से हम लोग वो डिसरिस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें कल्चरल बैरियर बहुत ज्यादा है। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट, आई थिंक इवन अ फर्स्ट स्लैप वुड बी इनफ फॉर देम टू गो आउट देयर और वो रिपोर्ट करें अपनी डोमेस्टिक अब्यूज हेल्पलाइंस को कि मेरे साथ हुई है, और उसी वक्त फिर उनकी काउंसल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो बंदे की अलग और वाइफ की, इन केस ऑफ हस्बैंड वाइफ अगर अब्यूज हो रही है, सो दे गो आउट देयर और उनकी काउंसलिंग स्टार्ट करवा देंगे। हमारे यहाँ कुछ ऐसी अच्छा समाविया, एक कॉलर हमारे साथ। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल कीजिए।
जी हमारे यहाँ जब तक बिल्कुल लीथल या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाती है अब्यूज, हम ना उसके खिलाफ स्टैंड लेना हमें कोई सिखाता है, ना हम उसे सीरियसली ले रहे होते हैं। आई थिंक यू रेज्ड वेरी वैलिड पॉइंट्स कि हमारे यहाँ कल्चरल बैरियर्स भी हैं। हम समझते हैं कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है। एक तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर से तो विक्टिम शेमिंग हो ही रही होती है, विक्टिम खुद अपने अब्यूज़र के लिए भी एट टाइम्स ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज़ बना रहा है, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम में वो गिरफ्तार हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सिद्रा आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सीमा नजम बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा जी, क्या कहेंगी? जी मुझे ये एक बात करनी थी आपसे कि ये बताइएगा कि जो मैं बात पूछना चाह रही हूँ कि ये स्ट्रेस है या एंजाइटी है, या अगर छोटी छोटी बात पे कोई शख्स गुस्सा हो जाता है या अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता उस सही तरह से, यानी वो बताना चाह रहा है लेकिन वो बात नहीं बता पा रहा है, उस पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगे, वो ना सिर्फ गुस्सा इतना चीखम पुकार स्ट्रेस आउट हो जाए और समझे कि आप ऐसे बाहर हो जाए, इसी तरह कहा जाएगा भाई, ये लफ्ज यूज किया जाएगा। तो ये बताएं कि क्या ये स्ट्रेस में आता है, एंजाइटी में आता है, क्या इनको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए कि क्या किया जाए, इनको कैसे गाइड किया जाए कि भाई आप थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना चाहेंगे? जी आप थोड़ा और बैकग्राउंड देना चाहेंगी कि इज दिस पर्सन कि ये एक टीनेजर हैं, एडल्ट हैं, कोई और मेजर लाइफ का चेंज तो नहीं हुआ, किसी ग्रीविंग पीरियड से तो नहीं गुजर रहे, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई इस तरह का बैकग्राउंड इनके बारे में बताना चाहेंगी? हाँ श्योर, मेरे ख्याल में थोड़ा रिलेशनशिप भी है कि जाहिर सी बात इनका ख़त्म हो गया है। दूसरे ये कि ये शायद बाहर थे, उसके बाद यहाँ पे आए, तो जब वो रिटायर्ड इंसान हो जाता है तो अगर अकेला बैठा होता है तो फिर अकेला ही हो जाता है। वो समझता है मैंने बैचलर्स लाइफ जो गुजारी है, तो वो अभी भी वो फैमिली लाइफ नहीं चाहते। तो अगर वो फैमिली लाइफ नहीं चाहते और फिर वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ उनको मिल भी जाए और अपनी बात को ढंग से कन्वे भी नहीं कर सकते, उस बात पे भी चीखा पुकार भी करते हैं, तो क्या इनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्या किया जाए? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सीमा जी। ये मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दिस इशू। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं वापस आके बात करूँगी कि वन पर्सन हु इज़ कॉजिंग दिस डिसरप्शन इन द फैमिली इसको हैंडल कैसे करे, क्या उसके लिए हेल्प सीख करे या नहीं। हम ब्रेक के बाद आके इसको डिस्कस करते हैं।